तो बच्चों स्वागत है आपका अध्याय 14 के भाग 2 में, जिसमें हम सीखेंगे सर्वसमीकाओं का उपयोग करके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम कुछ सर्वसमीकाएं देखेंगे। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सर्वसमीकाएं जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे a प्लस बी की जो घात 2 है उसका हम सर्वसमीका पढ़ चुके हैं कि a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 होगी। इसी तरह से a माइनस बी की घात 2, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इसी तरह से a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2 होती है। इसके अलावा एक सर्वसमीका और होती है जो कि है x प्लस a गुणा x प्लस b। ये क्या कैसे आती हैं? यह आएगी x प्लस a प्लस एक्स प्लस बी बराबर एक्स की स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये सर्वसमीका। इस सर्वसमीका का उपयोग करके भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम कुछ गुणनखंड ज्ञात करते हैं इन्हीं सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए। तो देखिए हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इसका गुणनखंड करना है। तो इसको हम पहले यहाँ लिखकर ध्यान से देखते हैं। 8a प्लस 16, देखिए हमें ध्यान से देखकर ये पता लगाना है कि इसमें सर्वसमीका कोई सी बन रही है क्या। देखिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, और अगर इसको देखें तो ये क्या है? 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 की घात 2 है। इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको 4 की घात 2 लिखते हैं। ठीक है, इससे हमें थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि हो सकता है ये a प्लस बी की घात 2 वाली सर्वसमीका हो। तो यहां पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा a। ठीक है, और हमारी जो सर्वसमीका है वो इस तरह से a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b प्लस 2ab प्लस b की घात 2। अब इसको ध्यान से देखिए, ये a की घात 2 की जैसा है, यहाँ पर 2ab के जैसा है, और ये b की घात 2 की जैसा है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे? ये किसके बराबर आया? a प्लस 4 की घात 2 आ गया। देखिए अगर ये आइडेंटिटी कहीं लग रही हो, माफ कीजिएगा, अगर ये सर्वसमीका कहीं लग रही है तो हमें क्या मिलेगा कि यहां पर इस तरह से मिलेगा 2ab वाला, ये इस रूप में मिलेगा। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो ये किसी का क्या होगा? ये वर्ग होगा किसी का, तो हम उसके वर्ग के रूप में लिखेंगे। यहां पर भी किसी का वर्ग आएगा, और यहां पर इसको अलग अलग भाग में ये तोड़ने पर, इसका गुणनखंड करने पर 2ab आएगा। तो हम पहचान जाएंगे कि ये सर्वसमीका लगी हुई है। तो a की घात 2 प्लस 8a प्लस 16 का जो गुणनखंड हुआ वो आया a प्लस 4 की घात 2। यानी कि इसके जो गुणनखंड आए वो कौन आए? कौन कौन से आए? गुणनखंड इसके 2 आए, a प्लस 4 और दूसरा भी क्या आया? a प्लस 4। यहाँ पर a प्लस 4 की घात 2 आई है, तो a प्लस 4 इसके क्या आए? गुणनखंड आ गए। इस तरह से सर्वसमीका को उपयोग करके हमें प्रश्न नंबर 2 करना है। तो देखिए ये p की घात 2 माइनस 10p, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब अगर इसका बीच वाले का हम गुणनखंड करें तो ये p की घात 2 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा p प्लस 5 की घात 2। देखिए ये b इसको अगर हम b माने तो ये यहाँ पर b की घात 2 आ रही है, ये यहाँ पर 2ab के रूप में आ रहा है, यहाँ पर a की घात 2 के रूप में आ रहा है। यानी कि इसका हम स्वरूप देखें तो वो कैसा है कि a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, ऐसा स्वरूप आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमने कौन सी सर्वसमीका पढ़ी है? अगर a की घात 2 माइनस 2ab है प्लस b की घात 2 है तो वो किसके बराबर है? a माइनस b की घात 2 के बराबर है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? p माइनस 5 की घात 2 लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या आया?
p की घात 2 माइनस 10p प्लस 25 का जो गुणनखंड आए वो आए p माइनस 5 की घात 2, यानी कि इसके गुणनखंड क्या आए, इसके गुणनखंड आए हमारे पास, गुणनखंड आए p माइनस 5। ठीक है, दूसरा भी p माइनस 5 है। ठीक है, आगे देखिए 4x की घात 2 माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, इसमें देखिए 4x की घात 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करें तो 2 गुणा 4 गुणा x आएगा और इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो इसका जो स्वरूप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, a की घात 2, देखिए a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, ये वाला स्वरूप है। और इसके बराबर हम जानते हैं a माइनस b की घात 2 होगी। तो यहाँ पर a की जगह क्या आएगा, 2x आएगा और b की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, यानी ये 2x माइनस 2 की घात 2x माइनस 2 की घात 2 के बराबर है। तो देखिए अब हमारे पास आया 2x माइनस 2 का 2 की घात 2। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं अंदर ही, तो 2x माइनस 1 की घात 2। अब ये घात 2 है तो ये दोनों पर लगेगी, तो इसका आ जाएगा 4, 2 की घात 2 4, और यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 की घात 2। तो अब इसको हम अगर इसके गुणनखंडों के रूप में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा x माइनस 1 की घात 2, यानी कि लिखेंगे 4 गुणा x माइनस 1 गुणा x माइनस 1। तो इसके गुणनखंड है वो क्या आ गए, गुणनखंड आ गए हमारे पास, एक तो 4, एक x माइनस 1 और एक दूसरा भी x माइनस 1। देखिए बच्चों, इसको हमने सर्वसमीका के रूप में लाने के लिए यहां पर गुणनखंड करके इसको इस तरह से तोड़ के इस रूप में लाए, तब हमें ये उत्तर मिला। अगर हम इसमें कंफ्यूज होते हैं या फिर हमें मुश्किल होती है तो हम एक तरीका दूसरा अपना सकते हैं, जो कि इस तरह से है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, अब इसको देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले वाली और लास्ट वाली है, इन दोनों को गुणा कीजिए। देखिए 4x स्क्वायर गुणा 4, ये आया 16x स्क्वायर। कितना आया, 16x स्क्वायर। अब जो ये बीच वाला है 8x, इसको इस प्रकार अलग अलग भागों के योग में लिखना है कि उनको जोड़ें तब तो 8x आए और गुणा करने पर 16x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इस 8x के ऐसे कौन से भाग हो सकते हैं, तो देखिए 4x प्लस 4x कितना हो गया, 8x, और 4x को 4x से गुणा करने पर क्या आता है, 16x स्क्वायर। यानी कि इस 8x को हम लिखेंगे 4x प्लस 4x। देखिए 4x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आया 4x प्लस 4x, यानी इस 8x को हमने लिख दिया 4x प्लस 4x प्लस का 4। ठीक है, आगे 4x स्क्वायर, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x, फिर माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए कौन सा कॉमन आता है। अब पुनः समूह विधि लगा देंगे, इसमें इन दोनों में से कॉमन कौन सा आता है, 4x कॉमन आता है। यहां पर क्या बचा x, यहां पर -1, यहां पर माइनस 4 कॉमन लेंगे हम, तो यहां पर बचा x, यहां पर बचा माइनस का 1। अब पूरे में से हमने कॉमन क्या लिया, x माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहां पर बचा 4x माइनस 4 बचा। ठीक है, अब आगे देखिए x माइनस 1, अब इस 4x माइनस 4 में भी 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लिया, यहां पर आया x माइनस 1, यानी ये उत्तर आ गया हमारे पास 4x माइनस 1 x माइनस 1। तो गुणनखंड क्या आए, 4x माइनस 1 और x माइनस 1। ये विधि इस सर्वसमीका के लिए है और ये सभी में काम करती है। ठीक है, ये सभी प्रकार की सर्वसमीकाओं के लिए काम
करती है, क्योंकि ये वाली सर्व समीकरणाएं इसी से ही बनी हुई है। ठीक है, तो आगे देखिए, ये सर्व समीकरण के लिए जो विधि है वो सभी सर्व समीकरणों के लिए काम करती है, क्योंकि जो जितनी भी ये सर्व समीकरणाएं हैं a प्लस बी की स्क्वायर a माइनस बी की स्क्वायर, ये सभी सर्व समीकरणाएं इसी से ही बनी हुई है, इसलिए इस वाली विधि सब पर काम करती है। अतः अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो आप ये तरीका आसानी से अपना सकते हो। ये विधि क्या है, इसमें क्या करना है हमें कि पहले जो पहला पद है और जो अंतिम पद है उन दोनों का गुणा कीजिए, है ना। जितना उत्तर आता है बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि इन दोनों का जो गुणनफल है उसके जो भाग है बीच वाले के, उन दोनों को गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए और जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आए। जैसे हमने इसमें 4x और 4x जोड़ा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इस सर्व समीकरण में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी एक्स है और यहाँ पर a b है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बीच में से तोड़ देंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि इसका जोड़ है वो क्या है, बीच वाले के बराबर आए और क्या हो कि इन दोनों इसको गुणा करने पर अंतिम और प्रथम पद के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड कीजिए। देखिए, हमें जब ये दिखाई दे यहां पर किसी की घात 2 दिखाई दे और यहां पर भी घात 2 दिखाई दे और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो हमारे को ये आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। तो हमारे को ये सर्व समीकरण याद आ जानी चाहिए। इसका क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको देखिए, 4p स्क्वायर माइनस 9 q स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2p का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में इसको 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्वरूप हो गया और इसके बराबर क्या आएगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो इसको क्या लिखा हमने, 2p प्लस 3q गुणा 2p माइनस 3q। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, इनके गुणा के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए हमारे पास, एक तो आ गया 2p प्लस 3q और दूसरा क्या आ गया, 2p माइनस 3q। ठीक है, तो ये स्वरूप तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि ये किस रूप में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ये दो रूप में दिया हुआ आ सकता है, यानी कि कहीं पर तो ऐसा आ सकता है 2q प्लस 3p और इधर दिया आ सकता है 2q माइनस 3p। इसको भी देखने में ये लग रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसके बराबर में हमें क्या कर देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूप कर देना है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूप दिया हो तो हमें ये रूप कर देना है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर भी वही स्वरूप देखने को मिल रहा है। यहां पर हम जानते हैं कि 49 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, 7 का है, और 36 किसका वर्ग है, 6 का है। तो हम आसानी से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 7x की घात 2 माइनस 6 की घात 2। कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, यहां पर देखने पर लग रही है a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाली सर्व समीकरण है। तो हम क्या लिख देंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2 की सर्व समीकरण क्या होती है, a प्लस b गुणा a माइनस b होती है। तो इसको हम इसके रूप में लिख देंगे, तो 7x प्लस 6 गुणा 7x माइनस 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो 49x स्क्वायर माइनस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 6 गुणा 7x माइनस का 6। तो इसलिए इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 7x प्लस 6 और दूसरा क्या हो जाएगा 7x माइनस का 6। तो ये दो इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे।
तो ये हमें सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका इसमें देखकर हम आसानी से पता कर सकते हैं। आगे वाला देखिए, इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रही है, अगर हम l प्लस एम को पूरा a के रूप में मान ले और l माइनस एम को पूरा b के रूप में मान ले तो हमें ये स्वरूप दिखाई दे रहा है a की घात 2 माइनस b की घात 2 वाला स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं कि l प्लस एम प्लस l माइनस एम। क्यों? क्योंकि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है, a प्लस b होता है और फिर गुणा में a माइनस b होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, a इसको पूरे को a के बराबर माना, इसको b के बराबर माना, तो a प्लस b कर दिया। अब गुणा में क्या करेंगे, a माइनस b करेंगे, यानी कि l प्लस m माइनस करेंगे l माइनस m को। तो ये l प्लस का था तो माइनस का हो गया और m माइनस का था तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर m से m कट गया और यहां पर l से l कट गया। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर एक l और एक l क्या बच गया, 2l और गुणा में यहाँ पर एक m और दूसरा m बच गया 2m। 2 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आया, 4 आया और दूसरा l और m को गुणा करने पर आया lm। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा l गुणा m। यानी कि इसके गुणनखंड आए वो कौन कौन से आए, गुणनखंड आए हमारे पास 4l और m। ठीक है, हमारे पास गुणनखंड क्या है, 4l और m आए। तो इस तरह से a की घात 2 माइनस b की घात 2 काम करती है। अब आगे प्रश्न एक दूसरे प्रकार का है कि गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या है, कुछ अलग प्रकार का इधर दीर्घ है, यहाँ पर भी कुछ अलग प्रकार का दीर्घ है। तो हम देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, y गुणा y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। इसमें देखिए, इसको पूरे को देखें तो इसमें y प्लस जेड है और इसमें भी y प्लस जेड है, यानी कि y प्लस जेड क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास y बचा और प्लस में यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा। तो ये गुणनखंड आ गए इसके, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि y प्लस जेड गुणा y प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या है, इसके गुणनखंड आ गए हमारे पास, एक तो आया y प्लस जेड और दूसरा क्या आया हमारे पास, y प्लस 9। ठीक है, तो ऐसा जो प्रश्न दिया हुआ था उसमें हमारे पास क्या मिल गया, हमें कॉमन मिल गया और कॉमन मिलते ही हमारे पास आ गए इसके गुणनखंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है p की घात 4 माइनस 81। क्या है, p की घात 4 माइनस 81। 81 किसकी वर्ग है, 9 का वर्ग 81 है। तो अगर हम 81 को इसको लिखें p की घात 4 माइनस 81, अगर 81 को 9 की घात के रूप में लिखें और p की घात 4 को p की घात 2 की घात लिखें और ये माइनस करें तो हमें ये कौन सी सर्वसमीका दिख रही है, इसमें दिख रही है a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसके बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो देखिए इसको उस रूप में लिखेंगे तो a की जगह यहाँ पर क्या है, p की घात 2, तो यहाँ पर आ गया p की घात 2 प्लस b की जगह 9 है तो 9 गुणा अपने पास आएगा p की घात 2 माइनस 9। ठीक है, p की घात 2 प्लस 9 और p की घात 2 माइनस 9। अब देखिए अगर p की घात 2 माइनस 9 को देखें तो इसमें भी क्या आ रहा है, एक हमें ये सर्वसमीका दिखाई दे रही है, इस सर्वसमीका का ये वाला रूप दिखाई दे रहा है। p की घात 2 माइनस 9 किसकी है, 3 की घात 2 है, तो p की घात 2 प्लस 9, यहां पर इसको लिख सकते हैं p प्लस 3 और p माइनस का 3, क्योंकि p की घात 2 माइनस 9 इसको लिख सकते हैं p की घात 2 माइनस 3 की घात 2, तो यह आ गया p प्लस 3 और p माइनस का
3। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये इसके गुणनखंड आ गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि p की घात 4 माइनस 81 को हम लिख सकते हैं p की घात 2 प्लस 9 गुणा p प्लस 3 गुणा p माइनस 3, यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो आ गए। गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास? एक तो आ गया p की घात 4, माफ कीजिए, p की घात 2 प्लस 9, और दूसरा आ गया p प्लस 3, और तीसरा आ गया हमारे पास p माइनस का 3। तो ये इसके आगे गुणनखंड। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है q की घात 2 माइनस 10q प्लस 21। देखिए यहाँ पर कोई वर्ग नहीं बन रही है, ये किसी की वर्ग नहीं बन रही है। तो हमें क्या करना है, जो पहले विधि बताई थी उस विधि से ही काम में लेना है, यानी कि जो सर्वसमीका x प्लस a x प्लस b x प्लस a x प्लस b, इसके लिए जो बताई है, इसके लिए जो आता है एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसके लिए जो तरीका मैंने पहले बताया था, और ये तरीका अन्य सभी सर्वसमीकाओं के लिए भी काम करता है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो पहला पद है और तीसरा पद है, इस दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आता है 21q स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पद को और तीसरे पद को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आएगा 21q स्क्वायर। अब हमें बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना है, ब्रेक करना है, कि इस तरह से तोड़ना है कि इनको इसके जो भाग हैं उनको जोड़ें, तब तो 10q आए, और गुणा करने पर 21q स्क्वायर आए। ठीक है, 21q की घात 2 आए, तो 10 को हम लिख देते हैं 7 प्लस 3, यानी इसको 7q प्लस 3q लिखें, तो इनको जोड़ने पर 10q आएगा, और 7q को 3q से गुणा करने पर 21q स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 21q स्क्वायर आएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 7q प्लस 3q प्लस 21। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो q स्क्वायर माइनस 7q, क्योंकि माइनस को अंदर करेंगे गुणा तो माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस था तो प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ पर भी प्लस है तो इसका भी माइनस हो जाएगा, और ये आ गया 21। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? इन दोनों में आता है q कॉमन आता है। इन दोनों में क्या कॉमन आता है? q कॉमन आता है। तो यहाँ बच गया q माइनस 7, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर -3 का भाग देने पर ये तो प्लस का q आ जाएगा, और ये यहाँ पर -3 से भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है q माइनस 7, तो q माइनस 7 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा q माइनस 3। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया। हमने क्या किया, पहले पद और तीसरे पद को गुणा करके देखा तो ये आया 21q स्क्वायर। तो हमने क्या किया, बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ा कि इसके जो भाग बने हमने बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ा कि इसके जो भाग बने उनका जोड़ तो 10q के बराबर आ रहा था, और गुणा करने पर क्या आ रहा था, 21q स्क्वायर। हमें क्या करना होता है, पहले पद और तीसरे पद को गुणा करके देख लेना होता है कितना आता है, उसके बाद बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ना होता है कि उनका जो जोड़ है वो आए बीच वाले पद के बराबर, लेकिन उनका जो गुणनफल है वो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको तोड़ा। यहां से हमने q कॉमन लिया
तो बचा q-7, यहाँ से -3 कॉमन लिया, अंदर बचा q-7, फिर हमने q-7 को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया q-3। यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि q-7 गुणा q-3, यानी कि इसके गुणनखंड क्या आ गए, गुणनखंड क्या आए हमारे पास, इसके गुणनखंड एक तो आया q-7 और दूसरा आया q-3, ये दो इसके गुणनखंड आ गए। तो हमें जब यहाँ पर वर्ग ना मिले तो हम इस तरीके को कर सकते हैं और ये इस सर्वसमीका का रूप है। अच्छा, ये तरीका इस सर्वसमीका के लिए काम करता ही है। इसके अलावा अन्य अगर सर्वसमीकाओं को भी इस तरीके से निकालना चाहें तो वो निकल सकता है आराम से, क्योंकि वो सभी सर्वसमीकाएं इसी सर्वसमीका से ही बनी हुई है। अतः ये तरीका है, ये सभी सर्वसमीकाओं में काम करता है। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय 14 का भाग 2, जिसमें हमने सीखा विभिन्न प्रकार की सर्वसमीकाओं से बने व्यंजकों का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इससे आगे के भाग में, भाग 3 में हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का विभाजन कैसे किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।